जोरा शोरा नाल जिथे भारत की आज़ादी के दिन दियां बधाइयां देने उत्थे खास करके सिख कौम बड़े जोरा शोरा नाल मैसेज भी अगे फॉरवर्ड करती है कि असी किनियां वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां, असी 70-80-90% शहीदियां दित्तियां अपने देश की आज़ादी वास्ते। लेकिन सीमत असी उत्थे तक रह जाते हैं। जे किसी को सवाल पूछ लो कि किन्ने कुर्बानियां दित्तियां, किस तरह दित्तियां, की हालात सन, तो साढ़े कोल जवाब नहीं होंगे, क्योंकि साडा पढ़न लिखन से रुझान घट गया है। जबकि सिर गुरु नानक साहब जी ने भी सानू चेतन रहने का हुक्म दिता सी। जदों उन्होंने 4 शब्द उच्चारण किए जिसनों असीं बाबरवाणी भी कह देने जिस विच उस समय के हालात दसे जदों बाबर ने हमला किया सी, मतलब सानू चेतन रहने का हुक्म किया सी। लेकिन असीं सोचने कि नितनेम कर लिया, शायद सिक्खी कंप्लीट हो गई। दसम पातशाह के 52 हुक्मां विच भी एक हुक्म सी कि राजनीति पढ़नी समझनी, आस पास के हालात समझने। इस तरह ही असी सोशल मीडिया पर जो गुरु साहिबां के प्रकाश पुरब आते हैं, उन्होंने मनोकल्पित फोटोग्राफ्स, उन्होंने नाल सिर्फ बधाई के मैसेज पाने हैं। गुरु साहिबां के जो उपदेश सन उसकी गल नहीं करते, सिर्फ बधाई के लगातार मैसेजेस फॉरवर्ड करते। इस तरह ही असी एक शख्सियत, साड़ी शानदार शख्सियत होया जनरल मोहन सिंह जी, उन्होंने बारे एक बड़ा भुलेखे वाला मैसेज सोशल मीडिया पे अक्सर वायरल होता है, वीडियो राही भी, फोटोग्राफ राही भी, जिदे जनरल मोहन सिंह जी जबकि उन्होंने फोटोग्राफ नहीं हो, हिटलर ना दिखाया जाता है कि हिटलर जनरल मोहन सिंह को कह रहा है कि तुसी साडा जंग में साथ दिता, दसो की चाहिए। तो जनरल मोहन सिंह कह रहे हैं कि सानू हथियार दियो ताकि असी अंग्रेज़ों को भारत को लड़ा सकिए, अपने देश को आज़ाद करवा सकें। मतलब असी इन्ने भी चेतन नहीं हाँ, सानू ना सिख इतिहास की नॉलेज, ना संसार के इतिहास की नॉलेज कि जनरल मोहन सिंह जो ना हिटलर को मिले, ना हिटलर वालों वर्ल्ड वॉर 2 में जंग लड़ी, पर बिना सोचे समझे मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं। जबकि हिटलर प्रतीक सी लोगों के जुल्म करने वाला, और असी उहदे नाल ही जनरल मोहन सिंह को खड़ा कर दें। सो अज आप जी नाल संक्षेप में जनरल मोहन सिंह जी की शख्सियत बारे अते उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई वो बारे गल करांगा। क्योंकि स्कूल की किताबों में जो भारत आज़ाद होया, जो इतिहास सानू पढ़ाया गया, वो इन्ना भुलेखा पाओ गए कि सिख धर्म का कंट्रीब्यूशन के नाम से सिर्फ सिर गुरु नानक साहब जी उत्ते चंद लाइना, वो भी बतौर सिर्फ एक संत दिखाता, दसम पातशाह को बतौर एक फौजी दिखाता, ते बाकी ते अगों सिख इतिहास का कोई जिक्र स्कूल या कॉलेज की बुक्स सानू मिलता ही नहीं। मैं गल करांगा वर्ल्ड वॉर 2 की, तकरीबन 1940 की, जदों कि सारा संसार दियां सरकारां आपस में जंगा लड़ रही सन। जर्मन एक पासे सी, इंग्लैंड, यूरोप, अमरीका एक पासे सी, और उन्होंने सांझी फौजां एलाइड फोर्सेस कहा जाता सी। वो जर्मन नाल लड़ रही सन, जापान अलग लड़ाई कर रहा सी बाकी मुल्कों नाल। साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क सिंगापुर, थाईलैंड, बर्मा, मलाया, इन्हां उत्ते अंग्रेज़ों का राज सी। और इत्थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी, मतलब जो आर्मी जिस विच भारतीय फौजी सन लेकिन वो ब्रिटेन सरकार के अंदर सी, वो मुल्कों में साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों में तैनात सन।
वैसे तो भारतीय फौजां नूं इंग्लैंड ने पूरे संसार में जंगां लड़न वास्ते भेजिया, ਉਹਦੇ बथेरे कौम ਨੂੰ फायदे भी मिले, वो एक अलग चैप्टर है। पर साउथ ईस्ट एशिया के इन्हां मुल्कां विच ब्रिटिश इंडियन आर्मी का कब्जा सी। लेकिन 1940 विच जापान ने जदों मलाया सिंगापुर ते हमला किया, बर्मा ते हमला किया, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जापान की फौजां कोलों हारना शुरू हो गई। कारण सी बड़ा वड्डा, सानू चारों पासे बहुत सारी गल्लां साइमल्टेनियसली समझनियां पैंदियां कि पूरा संसार जंग लड़ रहा सी, रिसोर्सेज इन्ने नहीं सन। इंग्लैंड यूरोप में भी लड़ाई लड़ रहा है, एशिया में भी लड़ाई लड़ रहा है, कित्थे कित्थे अपनी फौजी हथियार पहुँचाए, कित्थे कित्थे राशन पहुँचाए, कित्थे कित्थे मिलिट्री का साजो समान पहुँचाए, सब जगह पॉसिबल नहीं सी। सो नतीजा कि सिंगापुर, थाईलैंड, बर्मा विच जापान की फौज ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को हराना शुरू करता। ते कल्ले सिंगापुर विच तकरीबन 60,000 जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के फौजी सन, जिहदे सारे दे सारे भारतीय सन, उन्होंने अरेस्ट करना शुरू करता। बड़े सारे उत्थे दे जंगलों में भी लुकदे पए सन तां जो अरेस्ट ना होइए। ऐसे समय साउथ ईस्ट एशिया विच लखां की गिनती विच भारतवासी रह रहे सन, जो कि उत्थे नौकरियां करन, व्यापार करन गए हुए सन। और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1940 विच पहले जापान विच राज बिहारी बोस की कमांड बनाई, फिर सिंगापुर के अंदर बाबा अमर सिंह जी की प्रधानगी हेठ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की नींव रखी गई। बाद जो असी 10वीं जोड़ी तो अपनी अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारे आने तो लैफ्ट साइड से एक छोटा जहा बैनर लगा है, जिहदे बाबा अमर सिंह जी, जनरल मोहन सिंह जी यानी प्रीतम सिंह जी मिशनरी, कर्नल निरंजन सिंह जी, सरदार भूत सिंह जी की फोटोग्राफ लगियां, जाते हुए जरूर देख के जाना। बाबा अमर सिंह जी इतनी सिंपल शख्सियत सन, फोटोग्राफ देख के हैरान होवोगे, पर वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रधान बने। और उन्होंने यानी प्रीतम सिंह जी जो कि मिशनरी सिख सन और बड़ी डेडिकेटेडली धर्म प्रचार भी कर रहे सन और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी इन्होंने मुल्कों में प्रचार कर रहे सन। उन्होंने ड्यूटी लगाई गई कि आप जी जापानी सरकार नाल कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि इन्होंने मुल्कों में जापानियों का राज होना शुरू हो गया सी। यानी प्रीतम सिंह जी ने जापानी फौजी अफसरां नाल गलबात की कि जो तुसी 60,000 की भारतीय फौजियों को गिरफ्तार किया है, क्यों ना इन्हों की फौज बनाई जाए और इंडिया पर हमला करके भारत को अंग्रेज़ों तो आज़ाद करवाया जाए। जापानी तो पहले ही चाहते सन कि भारत को अंग्रेज़ों तो आज़ाद करवाया जाए, हालांकि उन्होंने मकसद कुछ होर भी सन, पर वह इस गल से राजी होए और उन्होंने जापानी सरकार ने मेजर फ्यूजीवारा की कमांड हेठ एक जथेबंदी बनाई, जिसनों यानी प्रीतम सिंह जी मिशनरी नाल कैप्टन मोहन सिंह को मिलने वास्ते भेजा। कैप्टन मोहन सिंह चित्रा के जंगल में उस समय लुके हुए सन, हाले अरेस्ट नहीं हुए सन। उन्होंने यानी प्रीतम सिंह जी ने गलबात की कि इस तरीके नाल असी जो 50-60,000 फौजी हैं जिन्होंने जापानी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है, उन्होंने फौज बना के भारत पर हमला किया जाए तो असी इंडिया को अंग्रेज़ों को आज़ाद करवाइए। कैप्टन मोहन सिंह ऑलरेडी उन्होंने लाइनों से विचार करते पे सन। उन्होंने अपने साथियों नाल इस बारे गलबात की। यह वाकया दिसंबर 1941 का। उन्होंने खास करके कर्नल निरंजन सिंह गिल, मेजर अकरम नाल गलबात की, अपने होर साथियों नाल गलबात की, इत्थे तक कि उन्होंने सीनियर सन जनरल हरबख्श सिंह जी ते जनरल गुरबख्श सिंह जी दोनों भरा सन, उन्होंने भी गलबात की। लेकिन अकाल पुरख ने जनरल हरबख्श सिंह जी की एक आने वाले वक्त
बड़ी वड्डी ड्यूटी लगानी सी, सो जनरल हरबख्श सिंह जी राजी ना होए, पर कैप्टन मोहन सिंह जी ने मेजर फ्यूजीवाला नाल गलबात करके आज़ाद हिंद फौज जनवरी 1942 में शुरू की थी, जिस विच 50,000 फौजी शामिल होए और बड़ी तरतीब नाल जिस तरह एक फौज होती है उस तरह फौज का पूरा सिस्टम बनाया गया। अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, इंटैलिजेंस डिपार्टमेंट बनाया गया। आने वाले वक्त में जल्दी तो जल्दी किस तरह इंडिया से हमला करना है उसकी प्लानिंग वास्ते अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। फौजी सम्मान जापान सरकार दे रही सी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बड़ी मेहनत नाल पूरे साउथ ईस्ट एशिया तो रसद और पैसे इकट्ठे कर रही सी आज़ाद हिंद फौज वास्ते। एक साल लगातार तैयारियां चल रही सन, लेकिन होनी नूं कुछ होर मंजूर सी। अचानक ही जापानी सरकार ने मेजर फ्यूजीवाला नूं दूजे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिता और उसकी जगह पे मेजर इवाकुरू नूं एस डिपार्टमेंट में भेजा कि आप जी अगों फौज की कमांड संभालो, जिस कमांड राही भारत से हमला होना है। उन मेजर इवाकुरू के विचार बड़े अलग सन। वो कोशिश कर रहा सी कि आज़ाद हिंद फौज नूं अपने हिसाब नाल इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उन्होंने मकसद सिर्फ भारत की आज़ादी नहीं सी, वो भारत के अपना बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंस भी करना चाहते सन। जबकि जनरल मोहन सिंह जी बड़े क्लीयर विचारों के सन कि असी इंडिपेंडेंटली लड़ांगे, भारत को आज़ाद करवावांगे, मदद जापानी सरकार की लवांगे, लेकिन कमांड साडे कोल खुद होएगी। जदों विचार नहीं मिले, फ्रिक्शन वधियां चलियां गईयां ते अनफॉर्चुनेटली 29 दिसंबर 1942 जब एक साल होया से सिर्फ आज़ाद हिंद फौज बने हुए, जापानी सरकार ने जनरल मोहन सिंह को अरेस्ट कर लिया और एक बड़े ही विराट टापू से उन्होंने एक साथी के नाल उन्होंने उत्थे भेजता, जिथे कि बड़े थोड़े लोग रह रहे सन, घने जंगल सन उस टापू से, और जनरल मोहन सिंह उस टापू से रहते हुए बहुत बीमार भी हो गए, इतों तक कि लिटरली मरण किनारे पहुंच गए। दूसरे पासों जनरल मोहन सिंह जी की खासियत कि जिथे वो फौज को तैयार कर रहे सन, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को, जो कि उस समय जर्मनी हिटलर को गए हुए सन कि हिटलर मदद करे अंग्रेजों को भारत को हटाने वास्ते, उत्थे लगातार कॉन्टैक्ट कर रहे सन कि सुभाष चंद्र बोस आन और वो आज़ाद हिंद फौज की कमांड संभाला। जनरल मोहन सिंह मैं नहीं सी कि मैं ही कमांड संभालनी है, वो महसूस करते सन कि ओवरऑल लीडर सुभाष चंद्र बोस बने। तो जदों जनरल मोहन सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, कुछ महीने जो सारी फौज की बैरकों में बंद सी, तो जापान सरकार मजबूर हो गई और जर्मनी को सुभाष चंद्र बोस को बुलावा भेजा गया। 3 महीने लगे सुभाष चंद्र बोस जी को जर्मनी तो सबमरीन पनडुब्बी राही टोक्यो पहुंचे, टोक्यो तो सिंगापुर पहुंचे, तो 4 जुलाई 1943 को आप जी ने आके आज़ाद हिंद फौज की कमांड ली। उन बनाने वाले बाबा अमर सिंह जी, ज्ञानी प्रीतम सिंह जी मिशनरी ते कैप्टन मोहन सिंह सन। इतिहास की किताबों में इन्होंने 3 शख्सियतों के सानू नाम पढ़ने को नहीं मिलते। नाम सिर्फ पढ़ते हाँ सुभाष चंद्र बोस जी का, जिन्होंने इन्होंने 3 शख्सियतों ने थाली में तैयार करके एक बड़ी शानदार फौज दी सी। क्योंकि जदों सुभाष चंद्र बोस जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया तो इन्नी शानदार सिस्टमैटिक फौज को देख के हैरान सन और खुश भी सन। लेकिन वक्त निकलता जा रहा सी, जिथे 1943 में भारत से हमला होना सी, जनरल मोहन सिंह जी के अरेस्ट होने करके वो हमला टलता चला गया और जिथे अंग्रेज मणिपुर कोहिमा में बड़े कमजोर होए हुए सन, उस जगह से अंग्रेज़ों ने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। और जदों 1 साल सुभाष चंद्र बोस जी को लगा वापस तैयारी करके हमला करने में, तक अंग्रेज़ों ने
ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਕੋਹਿਮਾ ਵਿੱਚ बड़ी वड्डी गिनती वधा लई, पूरा समान मुहैया करवाया और बड़े मजबूत हो गए। जदों 1944 जुलाई में सुभाष चंद्र बोस जी की अगुवाई में आज़ाद हिंद फौज ने मणिपुर से हमला किया तो उस समय तक वक्त बड़ा निकल चुका सी। कहते हैं चोट गर्म लोहे ते मारनी होंदी है, उसका असर अलग होता है। सो जरा साल 1.5 साल का वक्फा निकल गया सी, उन्हें आने वाले इतिहास में बड़ा पलटा खादा। जदों आज़ाद हिंद फौज ने हमला किया तो 2 महीने बड़ी सख्त जंग लगी। दोनों पासे तो ही अंग्रेज़ों के भी, हालांकि अंग्रेज़ों वालों लड़न वाले भी ज़्यादातर भारतीय सन और आज़ाद हिंद फौज में भी ज़्यादातर भारतीय वासी सन। दोनों पासों तो भारतीय फौजी मर रहे सन। तकरीबन 15,000 तो वध फौजी दोनों पासा तो पासियां तो मारे गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज़ाद हिंद फौज इस जंग में हार गई। उन्होंने पिछे हटना पिया और पिछे हटदियां भी क्योंकि राशन सफिशिएंट नहीं सी, जंगलों में कीड़ियां करके मच्छर करके मलेरिया की सख्त बीमारी फैली हुई सी, बहुत फौजी उस करके भी मारे गए। ये मैं कहूँगा शहीदियां प्राप्त कर गए। दूजे पासों जिथे सिंगापुर, थाईलैंड, बर्मा में जापानियों का राज सी, वापस अंग्रेज़ों ने हमले करके इन मुल्कों से अपना राज स्थापित किया और जोड़े आज़ाद हिंद फौज के फौजी सन उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू करता। हम असीं दूजा पासा देखिए कि जनरल मोहन सिंह वीरान टापू ते सन और बड़े बीमार सन, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी मिलन आते हैं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के और जनरल मोहन सिंह के जो मेडिकल एडवाइजर मेडिकल डॉक्टर सन कर्नल राजू, उन्होंने प्रेरणा दी सुभाष चंद्र बोस जी को कि आप चल के मिलो, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी को उन्होंने आस पास के काफ़ी सारे लोगों ने जनरल मोहन सिंह बारे गलतफहमियां पाती हुई सन, तो बजाय कि उन्होंने वो आंदियां सार वीरान टापू तो बुलवाते और फौज में शामिल करते, उन्होंने मिलन भी नहीं गए सन कई महीने तक। जदों डॉक्टर राजू नाल मिलन गए, 4 घंटे डॉक्टर राजू की प्रेजेंस में सारी गल्लां हुई और जनरल मोहन सिंह जी ने सारी डिटेल्स दसियां, तो सुभाष चंद्र जी के मन विचों सारी गलतफहमियां दूर हुई और उन्होंने क्या मैं कोशिश करांगा, लेकिन वो कोशिश कर नहीं सके और इस दौरान जंग छिड़ गई। और जंग हारन तो बाद कैप्टन जनरल मोहन सिंह जी ने सोचा जिथे मेरे हज़ारा साथी फड़े गए हैं, मैं भी सरेंडर करा। 2 गल्लां जरूरी करके समाप्ति करांगा, समा हो चुका है। कि जनरल मोहन सिंह जी सोच रहे सन लगातार 4-5 दिन तो कि सरेंडर करा कि नहीं करा, तो उन्होंने एक मास्टर बिशन सिंह जी 60 किलोमीटर तो दूर तो आके सलाह मशवरा कर रहे थे। जिस दिन फाइनल डेट जनरल मोहन सिंह जी ने तय करना सी कि सरेंडर करना है कि नहीं करना, मास्टर बिशन सिंह जी ने अपने घर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप तो अलग अलग जगह तो 3 हुक्मनामे लए गाइडेंस लैन वास्ते गुरु कोलों। दूजे पासों जनरल मोहन सिंह जी को गुटके तो अलग अलग 3 पन्ने पलट के 3 शब्द पढ़े। कोइंसिडेंस देखो कि जो मास्टर बिशन सिंह जी पहुँचते हैं जनरल मोहन सिंह को कि मैं ए 3 हुक्मनामे मैनू मिले हैं, तो दोनों जगह पे सेम सीक्वेंस तीनों शब्द सेम सन। तो जनरल मोहन सिंह जी ने सरेंडर किया, उन्होंने दिल्ली रेड फोर्ट अंग्रेज फौज लैके आई, उन्होंने मुकदमा चलिया, हज़ारां होर आज़ाद हिंद फौजियों से मुकदमा चलिया, सारियां ताउमर कैद की सज़ा दी गई। लेकिन आज़ादी हिंदुस्तान की नेड़े आ रही सी तो 1946 में सारे फौजियों को रिहा करता गया। लेकिन एक बड़ी वड्डी कमी भारत सरकार ने की, जिथे वड्डे वड्डे जिहड़े अफसर सन उन्होंने वड्डियां वड्डियां पोस्टां दित्तियां आज़ाद हिंद फौज के। आज़ादी भी मिलन तो बाद जनरल मोहन सिंह को भी राज्यसभा का मैंबर बनाया गया, लेकिन जिहड़े आम फौजी सन या फौजी अफसर सन उन्होंने इंडियन फौज में नहीं शामिल किया गया। एक बड़ा वड्डा ब्लंडर सी भारत सरकार का।
ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ 1973 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਡੇਟ ਹੋਈ ਆਈ ਜਦੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ 1942 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 29 ਦਸੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਿਲੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਭੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 1947 ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਾਂਭਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਉਲਾਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੁਆਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ